So we are discussing the human reproductive system, a very very important topic for the NEET medical entrance exam. और उसमें जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे थे, दैट पार्ट वाज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम काफ़ी डिटेल में टेस्टिस देख चुके हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देख चुके हैं, हम प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस देख चुके हैं, टेस्टिस की फिजियोलॉजी, टेस्टिस की एनाटमी, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, और उसके बाद में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो डक्ट सिस्टम है, एसेसरी डक्ट सिस्टम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको भी हमने बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है. अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के करीब करीब आखिरी पार्ट पर आ रहे हैं. अब हम डिस्कस करना चाहते हैं इजैकुलेट. इजैकुलेट कहते हैं सीमन को. जो सीमन जो फ्लूइड इजैकुलेट होगा मेल बॉडी से, उसे आप कहेंगे इजैकुलेट. एक तो उसमें क्या क्या होता है. नंबर 2 हम ये देखेंगे कि ह्यूमन मेल्स की जो फर्टिलिटी है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मेल फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है. सो लास्ट में हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये 2 चीज़ें क्या करना है, डिस्कस करना है. और जैसा मैंने आपको बताया था कि रास्ते में हमने ये देखा था कि बहुत सारे ग्लैंड्स थे. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आएंगे स्पर्म्स जाकर के आपने देखा था एम्पुला ऑफ वास में, वहाँ पर सेमाइनल वेसिकल. सो ये सारे के सारे जो डक्ट्स हैं ये मिलकर के जो फ्लूइड जो सिक्रीट करेंगे, इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, सीमन कहेंगे. एक बार एक डायग्राम पे हम नज़र डालते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन कौन से डक्ट्स हैं जिनके सिक्रीशन मिलकर के सीमन या इजैकुलेट या पूरी फ्लूइड को क्या करेंगे, कंपोज करेंगे. सो लेट अस लुक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एट अ वेरी गुड डायग्राम जस्ट टू रिकैपिचुलेट द डक्ट सिस्टम ऑफ द मेल. सो अगर आप देखें तो ये टेस्टिस है. टेस्टिस में मैंने आपसे कहा था इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम होगा. यहाँ से स्पर्म्स आ रहे होंगे. फिर आपने ये कहा था कि ये बेसिकली ये बाहर आया, ये एपिडिडाइमिस है. एपिडिडाइमिस यहाँ पर हमने कहा कि ये क्या आ रहा है, वास डिफरेंस. इसको हमने कहा था एम्पुला ऑफ वास. ये समाइनल वेसिकल्स है. समाइनल वेसिकल्स के बाद में इजैकुलेटरी डक्ट. इजैकुलेटरी डक्ट को हमने सराउंड किया था किससे, प्रोस्टेट से. प्रोस्टेट के बाद में ये यूरिथ्रा था. रास्ते में आए थे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, और रास्ते में बहुत सारे जो ये मल्टीपल ग्लैंड्स थे, इनको हमने कहा था ग्लैंड्स ऑफ लिटर. और ये गया था कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ऑफ द पिनाइल शाफ्ट, और ये टिप ऑफ द पेनिस पे यहाँ पर एक मिएटस होगा विच विल बी गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर. वहाँ से जो फ्लूइड इजैकुलेट होनी है उस फ्लूइड को आप कहेंगे सीमन. और इस सीमन में टेस्टिस के सिक्रीशंस होंगे, मतलब स्पर्म्स होंगे, समाइनल वेसिकल्स के सिक्रीशंस होंगे, प्रोस्टेट के सिक्रीशंस होंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होंगे, और ग्लैंड्स ऑफ लिटर के सिक्रीशन होंगे. और इनकी कंपोजिट सिक्रीशन को आप कहेंगे सीमन. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. तो हमने आपको ये बताया कि कौन कौन से डक्ट्स इन्वॉल्व होंगे इजैकुलेट में. सो अब हमने ये देखा कि टेस्टिस के सिक्रीशन कौन है, स्पर्म है. लेट अस नॉट फॉरगेट एन इंपॉर्टेंट पार्ट. और जो बाकी पार्ट है दीज विल बी दी सेल्स. जब हमने ब्लड पढ़ा था तो हमने ब्लड में कहा था कि कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, और बाकी चीज़ को हमने क्या कहा था, प्लाज्मा. इसी तरह से हम सीमन में भी ये कह सकते हैं कि सीमन में कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, और जो बाकी जो लिक्विड पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा. और इस प्लाज्मा को आप कहेंगे समाइनल प्लाज्मा. सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स आप समझ गए, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स है स्पर्म्स. ये कहाँ से आए, टेस्टिस से आए हैं. ये कहाँ से आए, टेस्टिस से आए. और समाइनल प्लाज्मा में जो सिक्रीशंस हैं दे विल बी दी सिक्रीशंस ऑफ समाइनल वेसिकल्स. ये पेयर्ड ग्लैंड था. प्रोस्टेट एक अनपेयर्ड ग्लैंड था. और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, जिनको आपने कॉपर्स ग्लैंड भी कहा था, इनके सिक्रीशन. और एक और हम देख रहे हैं, अभी हमने डायग्राम में देखा, ग्लैंड्स ऑफ लिटर. इसके भी सिक्रीशन किस में होंगे, समाइनल प्लाज्मा में होंगे. सो इतनी मुझे बात समझ में आ गई कि ये जो फ्लूइड इजैकुलेट हो रहा है, जिसे मैं कह रहा हूँ सीमन, इसके कंपोजिशन में फॉर्म्ड एलिमेंट्स स्पर्म है. प्लाज्मा जो इसका लिक्विड पोर्शन है, जिसे मैं समाइनल प्लाज्मा कह रहा हूँ, वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे ग्लैंड्स का सिक्रीशन का, जिनमें कौन है मेन, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. लेकिन इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स ऑफ लिटर. आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर. अब हम देखना ये चाहते हैं कि ये जो आपकी समाइनल प्लाज्मा है, इसका बेसिक टास्क क्या है. एक बात समझिएगा, स्पर्म की जो मॉर्टेलिटी है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा होती है. तो स्पर्म की मॉर्टेलिटी एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या है, ज़्यादा है. अगर इसलिए, और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के जो सिक्रीशंस है वो एसिडिक होते हैं.
सो पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर आपने स्पर्म की मॉर्टेलिटी को कम करना है तो ये जो समाइनल प्लाज्मा का एक इंपॉर्टेंट टास्क ये होना चाहिए कि जो उसका जो एनवायरनमेंट है, जो स्पर्म का एनवायरनमेंट है, जो ये फ्लूइड है समाइनल प्लाज्मा, इसकी जो पीएच है वो एल्कलाइन होनी चाहिए ताकि हम न्यूट्रलाइज कर सके एसिडिक सिक्रीशंस ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ताकि स्पर्म्स की लॉन्जिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। पहली बात तो मुझे ये समझ में आ गई। नंबर 2, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये जो नंबर ऑफ स्पर्म्स है ये मिलियंस होंगे। सो मिलियंस ऑफ द स्पर्म, छोटे छोटे सेल्स, अगर आप एक फ्लूइड में इजैकुलेट कर रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि सबसे पहले ये फ्लूइड एक कंडेंस्ड हो और ये एक कोएगुलम की तरह से हो, थोड़ा सा क्लॉटेड टाइप की चीज़ हो, टफ हो, विस्कस हो, ताकि जिस टाइम पे इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे और जब ये एन मास से रिलीज हो तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ज़्यादा देर तक ट्रैवल कर सके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू में जो फ्लूइड इजैकुलेट हो रही है, जिसे मैं सीमन कह रहा हूँ, वो थोड़ा सा कोएगुलम की तरह है और उसके बाद में जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाके क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, तो हम ये चाहेंगे कि थोड़ी देर बाद जो इसके अंदर के जो ट्रैप्ड क्या हैं, स्पर्म्स हैं, वो क्या हो, रिलीज हो। तो हमारे को इस समाइनल प्लाज्मा में कुछ ऐसे एंजाइम्स चाहिए जो कि बाद में इस कोएगुलम को क्या करें, फ्लूइडाइज करें, इस कोएगुलम को क्या करें, फ्लूइडाइज करें। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट काम मुझे पता चल गए समाइनल प्लाज्मा के। नंबर 1, एक तो न्यूट्रलिटी करनी पड़ेगी, उसको जो एसिडिक सिक्रीशन है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। नंबर 2, पहले कोएगुलम बनाना चाहिए और उसके बाद में उस कोएगुलम को क्या करना चाहिए, डिसॉल्व करना चाहिए। उसमें और भी चीज़ें होनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या काम कर सकती है समाइनल प्लाज्मा। समाइनल प्लाज्मा को वो कौन कौन से फंक्शन से प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि जो मेल जो फर्टिलिटी है वो एडवर्सली अफेक्ट ना हो। सो हम देख रहे हैं कि समाइनल प्लाज्मा के क्या क्या काम है। देखिए, पहला तो यही हो गया, क्रिएशन ऑफ एन एल्कलाइन बफर्ड मिल्यू। मिल्यू का मतलब होता है एनवायरनमेंट इन दी वेजाइना। सो हमने कहा कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के सिक्रीशंस कैसे हैं, एसिडिक है, उनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि समाइनल प्लाज्मा क्या हो, एल्कलाइन हो। नंबर 2, जैसा मैंने आपसे कहा, कोएगुलेशन ऑफ द इजैकुलेट। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि स्पर्म एक डिपॉजिट की तरह से जाएं वेजाइना में और ज़्यादा दूर तक क्या कर सके, ट्रैवल कर सके। और शुरू में उसका काम ये होना चाहिए कि कैपेसिटेशन के लिए जो टाइम लगेगा, पहले उसके ऊपर क्या होने चाहिए, इनहिबिटर्स होने चाहिए। इसके अलावा कोई और तरीका होना चाहिए कि वो मोटिलिटी को क्या करे, ऑगमेंट करे। न्यूट्रिएंट सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, उसको न्यूट्रिएंट अपना साथ में लेके जाएगा। अभी हम देखेंगे कि स्पर्म जो है वो अपना जो न्यूट्रिएंट है वो फ्रक्टोज से लेते हैं। तो स्पर्म जो अपना न्यूट्रिशन है वो ग्लूकोज से ना लेके किससे लेते हैं, फ्रक्टोज से लेते हैं। तो इसलिए समाइनल प्लाज्मा में क्या होने चाहिए, फ्रक्टोज भी होना चाहिए। और फिर हमने कहा कि फ्लूइडाइजिंग द इजैकुलेट आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। सो पहले कोएगुलेशन और बाद में फ्लूइडाइजिंग। अर्ली एक्टिंग क्या होना चाहिए, कोएगुलेशन, बाद में क्या होना चाहिए, फ्लूइडाइजिंग। इसीलिए आपको कैल्शियम चाहिए, इसीलिए आपको कुछ एंजाइम्स चाहिए। सो द समाइनल प्लाज्मा शुड कंटेन एल्कलाइन थिंग्स. Number 2, it should contain the nutrients, for example fructose, and it must contain some enzymes and calcium that will be involved first in coagulation of the ejaculate and then fluidizing the ejaculate. So हमें इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो समाइनल प्लाज्मा है इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो अगर मैं एक बार आपको रिकैपिचुलेट कराऊं, अगर आप एक बार इसको रिकंसिडर करें, तो हमने ये कहा कि सबसे पहले मुझे एल्कलाइन करना है। सो दैट मीन्स द मिल्यू हैज़ टू बी क्रिएटेड एल्कलाइन, क्योंकि हमें न्यूट्रलाइज करना है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के एसिडिक सिक्रीशंस को। सो पहला काम बेसिकली ये हुआ दैट इट मस्ट बी एल्कलाइन। हम मेजर काम याद रखते हैं। नंबर 2, इट मस्ट कंटेन द न्यूट्रिशन, इट मस्ट कंटेन द न्यूट्रिशन। नंबर 3, हम ये कह रहे हैं इट मस्ट कंटेन सम एंजाइम्स, मस्ट कंटेन सम कैल्शियम। और ये जो एल्कलाइन है और न्यूट्रिशन है, एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स दो काम करेंगे। शुरू में इसका कोएगुलम बनाना है और बाद में मैं क्या कह रहा हूँ, इस कोएगुलम को क्या करना है, फ्लूइडाइज करना है। अब हम ये जानते हैं कि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस किस किस से आने हैं, समाइनल वेसिकल से, ये किस से आने हैं, प्रोस्टेट से, और ये किस से आने हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, और माइनर काम किससे होगा, ग्लैंड ऑफ लिटर से। उसको अभी हम इग्नोर कर सकते हैं। समाइनल वेसिकल के कॉन्ट्रीब्यूशंस आर मैक्सिमम। सो अराउंड 60 to 70% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सीमन इज द सिक्रीशन ऑफ समाइनल वेसिकल। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो सीमन को मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किस ग्लैंड के सिक्रीशन करते हैं, आंसर क्या है, समाइनल वेसिकल। कितना करते हैं, 60 to 70%, एंड दे आर ऑल्सो एल्कलाइन, they are also alkaline. So please understand, they are also alkaline and they also contain fructose.
और इसमें क्या होता है, फ्रक्टोस होता है। 20 to 25% कौन करता है, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के सिक्रीशंस कितने होते हैं, 20 to 25%। इसमें भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, अभी हम देखेंगे क्या क्या चीज़ होती है प्रोस्टेट में। लेकिन ये फ्लूइड भी कैसी होगी, एल्कलाइन होगी। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इनकी सिक्रीशन कम है लेकिन दे प्रोवाइड म्यूकस, and that mucus is involved in lubrication during the coitus. So lubrication during the coitus is because of this thing. So basically हम एक नज़र डाल लेते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि बेसिकली ये जो सीमन है और समाइनल प्लाज्मा है उसके कंपोजिशन में कौन कौन सा ग्लैंड क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो लेट अस लुक एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो हमने ये कहा कि एक कंट्रीब्यूशन किसका है, टेस्टिस का है। और टेस्टिस में हमने ये कहा कि बेसिकली क्या आएंगे, स्पर्मेटोजोआ आएंगे। सो और ये स्पर्मेटोजोआ बहुत होते हैं, अभी हम देखेंगे। और ये हमने कहा सेमाइनल वेसिकल, जैसा मैंने आपसे कहा कि इसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा। और इसके कंट्रीब्यूशन में आपने ये कहा कि इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हैं। क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हैं। पहली चीज़ तो एल्कलाइन है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, फ्रक्टोस है। ये देख रहे हैं क्या है, फ्रक्टोस है। और तीसरी चीज़ मेरे को आपको दिखानी है वो ये है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। इसके अलावा फिर हमने कहा कि नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, प्रोस्टेट का। प्रोस्टेट में कुछ एंजाइम्स है, से फॉर एग्जांपल एसिड फॉस्फेटेस। इसके अलावा जिंक होता है, इसमें जिंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसमें कुछ और ये देख रहे हैं आप, फिब्रिनोलाइसिन है। क्या है, फिब्रिनोलाइसिन, जो कोएगुलम को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेंगे, म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। सो इस टेबल के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम एक बार यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं। बिलीव कीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन किसी भी कीमत पर बड़े आसानी से आ सकता है। सो हमने ये कहा कि सबसे पहला तो सीमन में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा वो क्या होंगे, स्पर्म्स होंगे। सो पहली बात ये समझिए कि जो सीमन का जो क्वांटिटी है, द सीमन क्वांटिटी में भी 2 to 6 ml, 2 to 6 ml। सो 2 से 6 ml के बीच में सीमन की क्या हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है। एवरेज मान के चला जाता है 3.5 ml। सो एवरेज अमाउंट ऑफ सीमन पर इजैकुलेट इज 3.5 ml, दो इट वेरीज बिटवीन 2 to 6 ml। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो स्पर्म्स हैं दे कैन बी 100 to 120 मिलियन स्पर्म्स पर ml ऑफ इजैकुलेट। प्लीज अंडरस्टैंड द अमाउंट। सो मैं ये कह रहा हूँ कि हर ml में 100 से 120 मिलियन कितने होते हैं, 10 लाख होता है। सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट। इतने स्पर्म पर ml में होते हैं। और अगर मैं 3.5 ml की बात करूं तो इट मे बी रीचिंग अप टू 400 मिलियन स्पर्म्स पर इजैकुलेट। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एन एस्टाउंडिंग नंबर ऑफ स्पर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन द इजैकुलेटेड सीमन। सो ये मैं हायर साइड की बात कर रहा हूँ, 100 to 120 मिलियन पर ml हो सकते हैं। और ये अमाउंट अगर हम देखें कि एवरेज सीमन कितना है, 3.5 ml है, तो 3.5 into 120 वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन स्पर्म्स पर इजैकुलेट। अगर आपको ये नंबर अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट एनालॉजी देता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ये देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं। सो अब हम ये देखेंगे, मान लीजिए 15 से 45 मिनार्के से मीनोपॉज, एक 30 ईयर का पीरियड हम मान लेते हैं कि फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। ऑब्वियसली ये नंबर ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। सो 30 ईयर्स में इस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगी। और जो आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी ड्यूरेशन होती है 28 डेज। सो 30 ईयर्स में अगर आप देखें तो 360 मंथ्स हो गए। और 28 डेज साइकिल का मतलब ये हो गया कि करीब करीब 400 साइकिल्स होंगी। 400 साइकिल में हर साइकिल में वो एक ओवम प्रोड्यूस करेगी। सो इसका मतलब फीमेल 30 ईयर्स में केवल 400 ओवम प्रोड्यूस करेगी करीब करीब। लेकिन मेल हर इजैकुलेट में कितना उसके स्पर्म्स होंगे, 400 मिलियन स्पर्म्स। सो एक तरफ पर इजैकुलेट 400 मिलियन और एक तरफ 30 साल में केवल 400 ओवा। मेरे ख्याल से अब मैं आपको समझा पाया हूँ इस चीज़ की गंभीरता जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा, आपने देखा होगा प्लांट्स में पोलन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो जब गैमेट ट्रांसफर होता है तो गैमेट का लॉस बहुत होता है। सो इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द मेल गैमेट्स आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज अमाउंट्स बिकॉज इट इज़ द मेल गैमेट्स दैट हैव टू रीच द फीमेल गैमेट टू फर्टिलाइज इट नॉर्मली। सो इसीलिए पोलन्स का नंबर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और एग एपरेटस में तो आप जानते हैं एक सिंगल एग होता है प्लांट्स के अंदर भी। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। दूसरी बात हम कर रहे हैं समाइनल वेसिकल्स की। तो हमने ये कहा कि समाइनल वेसिकल्स करीब 70% कंट्रीब्यूट करते हैं।
नंबर 2, हमने ये कहा कि इनका जो सिक्रीशन है वो कैसा है, एल्कलाइन है। हमें ये भी समझ में आ गया कि इस एल्कलाइन होने का फ़ायदा क्या होगा, हमें न्यूट्रलाइज करना है एसिडिक सिक्रीशन ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। नंबर 3, हमने ये कहा कि इसमें क्या है, फ्रक्टोस है, इसमें क्या है, फ्रक्टोस है, और ये फ्रक्टोस क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, तो स्पर्म अपना न्यूट्रिशन साथ लेके चलते हैं। नंबर 3, हमने ये कहा कि इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर लोकलाइज्ड हार्मोन्स, दे आर मॉडिफाइड फैटी एसिड। सो मैं बायोमॉलिक्यूल का एक क्वेश्चन आपको यहाँ करा रहा हूँ। बायोमॉलिक्यूल एक चैप्टर है, बड़ा दुखदाई चैप्टर लगता है बच्चों को, तो इधर बड़े ध्यान से देखिएगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, किस किस बायोमॉलिक्यूल को बिलोंग करते हैं। दे आर मॉडिफाइड फैटी एसिड्स एंड दे एक्ट एज लोकलाइज्ड हार्मोन। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस टाइम पे इंसेमिनेशन हुआ, इंसेमिनेशन का मतलब हुआ डिपोजिशन ऑफ द सीमन इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, तो उसमें मेल बॉडी के सेल्स हैं, स्पर्म्स आर दी सेल्स ऑफ द मेल बॉडी, they are foreign cells in the female body, then why the female body is not rejecting it? सो पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने ये आ रहा है कि जो स्पर्म्स डिपॉजिट हुए हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, ये उसके लिए फॉरेन सेल्स हैं, तो फीमेल की जो बॉडी है इन स्पर्म्स को रिजेक्ट क्यों नहीं कर रही है। दूसरा क्वेश्चन हम बाद में कन्फ्रंट करेंगे कि जो फीटस इम्प्लांट होता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम पे, तो वो फीटस भी तो एक फॉरेन बॉडी है। व्हाट हैपन्स दैट द मदर बॉडी इज नॉट रिजेक्टिंग द फीटस दैट इज इम्प्लांटेड ऑन द वॉल ऑफ हर यूट्रस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन आज हम कन्फ्रंट कर रहे हैं कि ये स्पर्म को रिजेक्ट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेशन का काम लोकलाइज्ड कौन करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो ये इम्यूनो टॉलरेंस कराते हैं। सो यहाँ ये जाकर के मदर की बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे, ताकि मदर की बॉडी, ताकि जो फीमेल की बॉडी है वो किसको ना खत्म करे, इन स्पर्म्स के खिलाफ काम ना करे। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसके अलावा जो अगला जो है उसे हमने कहा प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कंट्रीब्यूट्स 20 to 25%। हमने देखा कि इसमें एक एसिड फॉस्फेटेस एंजाइम है। एसिड फॉस्फेटेस एंजाइम के बारे में मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ। एम्स के एग्जाम के क्वेश्चन के लिए जो 20 क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज में, उसमें कुछ क्वेश्चंस मेडिकल साइंस के होते हैं। प्रोस्टेटिक कैंसर इज अ कॉमन कैंसर इन द मेल्स। सो मेल्स में प्रोस्टेटिक कैंसर एक कॉमन कैंसर है, और उसमें एक टेस्ट ये होता है कि एसिड फॉस्फेटेस क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है। सो अगर एसिड फॉस्फेटेस बढ़ा हुआ है, इट मे बी एन इंडिकेटर ऑफ अ प्रोस्टेट कैंसर। नॉर्मली कैंसर जो प्रोस्टेट है वो बढ़ जाता है एज के साथ में, इसे हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। लेकिन कुछ केसेस में ये ग्रोथ कैसी होती है, मैलिग्नेंट होती है, और उस टाइम पे एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये डिस्क्रिमिनेट करता है कि वेदर इट इज़ अ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी और अ मैलिग्नेंट प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। आई होप दिस थिंग यू विल बी एबल टू रिमेंबर। इसके अलावा हमने ये कहा कि यहाँ पर फिब्रिनोलाइसिन है, यहाँ पर फिब्रिनोलाइसिन है। फिब्रिनोलाइसिन मैंने आपसे कहा था ये वो काम करेगा जिसे मैं कह रहा हूँ कि फ्लूइडाइज द एजैकुलेट आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ऑफ द डिपोजिशन। सो 15 से 20 मिनट की डिपोजिशन के बाद में ये जो कोएगुलम था सीमन का, जो बहुत ज़्यादा क्लॉटेड सा पार्ट था, इसको फ्लूइडाइज करने का काम कौन करेगा, फिब्रिनोलाइसिन। एंड दैट फिब्रिनोलाइसिन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाय द प्रोस्टेट्स, एंड द प्रोस्टेट ऑल्सो प्रोवाइड जिंक को याद रखिएगा, जिंक मेल फर्टिलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जो हेड ऑफ द स्पर्म था उसमें जो डीएनए था, उस डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, जिंक चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फर्टिलिटी ड्रग्स हैं उसमें जिंक जनरली इंक्लूड होता है। सो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेल फर्टिलिटी में। मैंने आपसे कहा ये क्रोमैटिन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्रोमैटिन जो मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, जो कहाँ पर है, स्पर्म के हेड में है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। सो ये हमें समझ में आ गया कि प्रोस्टेट क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह फिर हमने देखा कि जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूकस। बेसिक काम क्या है, लुब्रिकेशन। इसके अलावा म्यूकस और प्रोड्यूस करते हैं कौन, ग्लैंड्स ऑफ लिटर भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली द कंपोजिशन ऑफ द सीमन इन द ह्यूमन मेल्स। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम दूसरी पार्ट करेंगे, व्हाट इज कॉल्ड एज द मेल फर्टिलिटी। सो लेट अस डिस्कस द मेल फर्टिलिटी नाउ। मेल फर्टिलिटी कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिनमें से सबसे कॉमन को मैं आज आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि द मेल फर्टिलिटी प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव स्पर्म काउंट, सो हमने ये कहा कि सबसे पहला डिटर्मिनेंट ऑफ मेल फर्टिलिटी इज स्पर्म काउंट।
तो जैसा हमने देखा था कि बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, 100 से 120 मिलियन स्पर्म्स हो सकते हैं पर ml में। सो अगर हम ये कहते हैं कि इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 20 मिलियन sperms per ml of semen. So please understand, for male fertility is important that the amount of the sperm or the sperm count should be at least 20 million per ml of semen. इतना होना चाहिए। अगर ये काउंट लेस देन 20 है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, और इस कंडीशन में इनफर्टिलिटी इज लाइकली टू अकर। देयर आर चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी। इसके अलावा अगर ये काउंट 0 है, दैट मीन्स द सीमन डज नॉट कंटेन एनी स्पर्म, देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज एजूस्पर्मिया। इसमें लाइकली नहीं कहेंगे, इसमें इनफर्टिलिटी गारंटेड होगी। सो हमने ये कहा ओलिगोस्पर्मिया हैं स्पर्म्स, लेकिन काउंट क्या हुआ है, कम हुआ है। दूसरा हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ही स्पर्म नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं वेसेक्टमी का, कि अगर वेसेक्टमी हुई तो वेसेक्टमी में सीमन विल बी विदाउट स्पर्म्स, समाइनल प्लाज्मा होगी लेकिन क्या नहीं होगा, स्पर्म्स नहीं होंगे। इसीलिए हम देखेंगे कि दिस पर्सन विल बी स्टराइल। तो इसीलिए इसको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को एक्चुअली हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ये जो सर्जिकल प्रोसेसेस है। सो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई। सो फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, द single most important factor on which the male fertility depends is the sperm count. Number 2 is morphology, sperm morphology. स्पर्म मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म में बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल एब्रेशंस हो सकती हैं। कहीं में 2 टेल हो सकती हैं, किसी में हेड की समस्या हो सकती है, कहीं बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया ना हो। सो मैनी मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट्स में भी पॉसिबल। सो हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट 60% of the sperms, the 60% of the sperms must be having normal morphology. So ये दूसरा नंबर का फैक्टर आ गया कि पहला तो स्पर्म काउंट था, दूसरा स्पर्म मॉर्फोलॉजी था, और हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म्स मस्ट एग्जिबिट अ नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। तीसरी चीज़ है मोटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 40% ऑफ द स्पर्म्स मस्ट बी, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, विगरसली मोटाइल। मैं केवल मोटाइल नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, विगरसली मोटाइल। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल मोटाइल हो, हम क्या कहते हैं, विगरसली मोटाइल हो। एक बात याद रखिएगा, स्पर्म जब अपने फ्लैजेलम से मूव करेगा तो रिदिंग मूवमेंट से मूव करेगा। इट विल मूव इन अ रिदिंग मूवमेंट। इसका मतलब इस तरह से जाएगा स्पर्म, देखिए ये लाइन के ऐसे इस तरह से चलेगा स्पर्म। ये स्पर्म के चलने का तरीका होता है। दिस इज हाउ द स्पर्म एक्चुअली मूव्स। स्पर्म डज नॉट अंडरगो सर्क्यूशियस मूवमेंट। स्पर्म ऐसे सर्कल के मूवमेंट में नहीं जाता, स्पर्म इस तरह से चढ़ता है, इसे हम कहते हैं रिदिंग मूवमेंट। एंड द स्पर्म मस्ट एग्जिबिट हाइपर मोटिलिटी। द स्पर्म मस्ट एग्जिबिट हाइपर मोटिलिटी। और अगर आप हाइपर मोटाइल स्पर्म को देखेंगे तो वो कॉर्क स्क्रू की तरह दिखाई देगा। So therefore you will see what is called as a corkscrew appearance in a motile sperm. So the sperm खाली एक्टिव नहीं होना चाहिए, हाइपर एक्टिव होना चाहिए, खाली मोटाइल नहीं होना चाहिए, हाइपर मोटाइल होना चाहिए। सो 3 फैक्टर्स मेल फर्टिलिटी को, नंबर 1 स्पर्म काउंट कम से कम कितना होना चाहिए, 20 मिलियन। अगर कम है तो ओलिगोस्पर्मिया, इसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर 0 है तो एजूस्पर्मिया, इसमें इनफर्टिलिटी गारंटेड है। दूसरा फैक्टर है मॉर्फोलॉजी, एटलीस्ट 60% शुड बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। तीसरा है मोटिलिटी, एंड एटलीस्ट 40% must be vigorously motile. So this finishes the discussion on the male reproductive system.